ईरान अमेरिका से युद्ध से पहले ही इस भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रकृति ने उस देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ विशेषताओं से नवाजा है, जैसे किसी देश को सोने की खान, किसी को चांदी की खान, किसी को जस्ते की खान, किसी देश को तेल और पेट्रोलियम के भंडार। अमेरिका को भी प्रकृति ने बहुत कुछ प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है। वहाँ की जमीन से उगलने वाले खनिजों पर बलपूर्वक अपना कब्जा या लूट करना चाहता है। जैसा कि वर्तमान में ईरान के साथ युद्ध का बीज बोकर उसको अमेरिका के लिए काटना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, ईरान का अपना अंदरूनी मिसमैनेजमेंट इस आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस्लाम की इस ठेकेदारी के कारण ईरान दुनिया भर का और खासकर अपने मुस्लिम देशों का दुश्मन बन गया है। फलता फूलता ईरान आज खंडर में तब्दील हो गया है। दुनिया का एक देश अमेरिका को विकास का, दुनिया की ताकत का दादा समझता है। दूसरी तरफ ईरान अपने को इस्लाम का दादा, इस्लाम का ठेकेदार समझता है। बात आम जन की यूट्यूब के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम ईरान और अमेरिका के मध्य हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनमें से एक देश अमेरिका अपने को दुनिया का सुपर पावर या कहीं दुनिया का दादा समझता है और दूसरा देश ईरान अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार। ये दोनों देश जो भी अपने आप को समझे, ये दोनों का अतिवाद है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम एनालिसिस कर चुके हैं कि अमेरिका कैसे अपनी शक्ति और अपनी पावर के बल पर दुनिया को चलाना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी पिछलग्गू रहे, जो कि किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। छोटे से छोटा देश भी अपनी पूर्ण संप्रभुता के साथ अपने देश को चलाना चाहता है, चाहे वो आकार में कितना ही छोटा क्यों ना हो। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी शक्ति, कोई बाहर की शक्ति उस देश की व्यवस्था में, उस देश की शासन व्यवस्था में इंटरफेयर करे। आज समय तेजी से बदल रहा है। आज हम किसी भी देश में रह रहे किसी भी एक परिवार की चर्चा करें, खासकर हमारे देश के एक परिवार की यूनिट जिसमें माता पिता, उनके पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधुएं, 8-9 मेंबर होते हैं। ये सब समस्त लोग अपने परिवार की मुखिया की 100% बात को नहीं मानते, या कहें परिवार के मुखिया को सभी बातों का शब्द सह पालन ये लोग नहीं करते हैं। यह हिंदुस्तान के परिवारों की स्थिति नहीं, बल्कि दुनिया के विकसित, अर्धविकसित व गरीब देश में रहने वाले परिवारों की यही स्थिति है। यह बात अलग है कि पश्चिम के देशों में ये परिवार व्यवस्था या कहें सामूहिक परिवार व्यवस्था बहुत पहले ही टूट चुकी है। फिर भी भारत और भारत जैसे एशिया के बहुत से देश में ये परिवार व्यवस्था अब भी लागू है, जो धीरे धीरे टूट रही है। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब परिवार में ही परिवार के लोग अपने परिवार के मुखिया की बातों को सहज रूप से स्वीकार नहीं करते, फिर विश्व का कोई भी देश, दुनिया के किसी भी देश की दादागिरी को सहन क्यों करेगा। कोई भी देश छोटे होते हुए भी प्रकृति ने उस देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ विशेषताओं से नवाजा है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का कुछ न कुछ खजाना हर देश को प्रकृति ने दिया है। जैसे किसी देश को सोने की खान, किसी को चांदी की खान, किसी को जस्ते की खान, किसी देश को तेल और पेट्रोलियम के भंडार, किसी को यूरेनियम, किसी को थोरियम इत्यादि इत्यादि खानों के भंडार दिए। किसी देश को प्राकृतिक जड़ी बूटियां, औषधियां, फलों और सब्जियों के उत्पादन के भरपूर सौगात प्रदान किए। हालांकि अमेरिका को भी प्रकृति ने बहुत कुछ प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है और आज के ज़माने में जो बहुत ज़रूरी है, विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी का विकास। अमेरिका को प्रकृति ने टेक्नोलॉजी की विशेषता दी है। हर क्षेत्र, चाहे ऊर्जा, चाहे समुद्र के संसाधन,
चाहे अंतरिक्ष एजेंसी नासा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा बड़े बड़े हथियार बनाने की क्षमता इस अमेरिका को प्रकृति ने दी है, या कहें वहाँ के लोगों ने स्वयं ही डेवलप की है। इन विशेषताओं से अमेरिका संपन्न है, फिर भी क्यों क्यों दूसरों पर दादागिरी करता है? हमारे देश में कहावत है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही नजर आता है। बस यही हाल अमेरिका का है। वो सभी देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर, ऊर्जा के स्रोतों को, वहां की जमीन से उगलने वाले खनिजों पर बलपूर्वक अपना कब्जा या लूट करना चाहता है। अमेरिका एवं चीन की प्रारंभ से ही ये नीतियां रही हैं। जब दूसरे देश अमेरिका की और चीन की इस लूट खसोट की नीति का विरोध करते हैं, तो अमेरिका प्रारंभ से ही, जैसे कि उसकी नीति रही है, दूसरे देशों से बलपूर्वक ताकत से उनके संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाहता है। तो दूसरे छोटे देश पर तरह तरह के अत्याचार प्रारंभ कर देता है। सच बात तो यह है कि अमेरिका के पास दुनिया भर की सैन्य शक्ति, दुनिया भर के आधुनिक लड़ाकू विमान और एक से एक बढ़कर उसकी युद्ध की टेक्नोलॉजी है। वह अपने इन उन्नत सैन्य संसाधनों, अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के बल पर दुनिया के छोटे छोटे देशों को अमेरिका धमकाता रहता है, उन पर जब तब आक्रमण करता रहता है। यह धुरंधर अमेरिका बहुत समय तक उस छोटे से देश का मुकाबला नहीं कर पाता और अंत में उसे फेस सेविंग के लिए भी दुनिया भर की चाल चलनी पड़ती है। जैसा कि वर्तमान में ईरान के साथ युद्ध का बीज बोकर उसको अमेरिका के लिए काटना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, अमेरिका को ऐसी ही नैतिक हार और रणनीति का सामना विभिन्न देशों जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान और अब ईरान युद्ध के समय करना पड़ रहा है। और अब अमेरिका की युद्ध शक्तियां समाप्त होने की ओर हों, तो अमेरिका हो सकता है 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बहाने अपनी तैयारियों को रिचार्ज कर ले और फिर अधिक शक्ति के साथ अमेरिका पर आक्रमण करें। अमेरिका का जैसा कि अब तक का चरित्र रहा है, और खासकर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, वह कोई बहुत सम्मानित कहा जाने वाला बहुत अच्छा रवैया नहीं है। ट्रंप महोदय, सम्मानित ट्रंप महोदय दिन में जितनी भी बार बोलेंगे, ट्वीट करेंगे, वह अपनी पिछली बात से बदल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरों से किए गए वायदे, उनसे लिखित या लिखित जो वादे किए गए हैं, उन पर दृढ़ता से टिके रहना उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान बढ़ाता है। और अपनी जुबान पर टिके रहना अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत ही मुश्किल, या कहें बिल्कुल ही असंभव है। देखें इस युद्ध विराम का जो भी पूर्णता अस्थायी है, क्या परिणाम रहता है। अब चर्चा कर लेते हैं इस युद्ध में ईरान की भी। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान पाकिस्तान की तरह एक आतंकवादी देश नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर एक आतंकवादी देश है। उसने हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे घोरतम खतरनाक आतंकवादी संगठनों का भरपूर पालन पोषण किया और कर रहा है। और चौथा उसका रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC संगठन है। यह संगठन ईरान का एक अत्यंत शक्तिशाली सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित यह नियमित सेना के समानांतर ईरान में काम कर रहा है और अब लगभग इसी का ईरान में साम्राज्य है। और सीधे सर्वोच्च ईरान के सुप्रीम लीडर, जो कि अब तक आयतुल्लाह ख़ोमेनी थे, और उनके मरने के बाद अब जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर मोर्तज़ा ख़ोमेनी हैं, उनको रिपोर्ट करता है, न कि ईरान के राष्ट्रपति को। ईरान के आतंकवादी संगठनों का काम दुनिया भर में, खासकर मुस्लिम देशों और इजराइल में आतंकवाद को फैलाना है। चाहे इस आतंकवाद के चक्कर में ईरान की स्वयं की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ईरान में चलने वाली करेंसी रियाल इस समय बहुत संकट में है। इस समय
एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 375 रियाल होते हैं। हमारे देश के 1 रुपये के बराबर उसके लगभग 445 रियाल होते हैं। ईरान अमेरिका से युद्ध से पहले ही इस भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अब स्थिति और भी बदतर हो गई। मित्रों, इस समय ईरान में भारी मुद्रास्फीति है। विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए विभिन्न आर्थिक व व्यावसायिक प्रतिबंध इस ईरान की मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। दूसरा, ईरान का अपना अंदरूनी मिसमैनेजमेंट इस आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आज ईरान के पास पेट्रोलियम गैस के बड़े भंडार हैं। इनसे ईरान को बहुत पैसा मिलता है और उसने कमाया भी है। इस युद्ध के दौरान भी ईरान ने अपने तेल और गैस बेचकर बहुत पैसा कमाया है। मित्रों, ईरान के सैकड़ों प्रमुख नेता इस युद्ध में मारे गए। इन सब लोगों ने खोमेनी के शासन को मजबूत किया था। खोमेनी सहित उनके सभी नेताओं ने इस्लाम के नाम पर वहाँ की जनता पर घोरतम अत्याचार अनाचार किए। फिर ईरान की जनता महान है, इस राष्ट्रीय संकट में ईरान के शासन का साथ दे रही है। दोस्तों, ईरान अपनी कंगाल स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है और जिम्मेदार है उसका इस्लाम का ठेकेदार बनना। इस्लाम की इस ठेकेदारी के कारण ईरान दुनिया भर का और खासकर अपने मुस्लिम देशों का दुश्मन बन गया है। ईरान ने अब अमीरात, कुवैत, बगदाद, सऊदी अरब या संक्षिप्त में कहें तो ईरान ने स्वयं के साथ साथ खाड़ी के विकसित देशों का भी लगभग सर्वनाश कर दिया है। ऐसे धर्म का ठेकेदार बनने का क्या फायदा? जो धर्म चाहे इस्लाम हो या और कोई सा भी धर्म हो, जो आतंकवाद के व्यापार को बढ़ाता है, दुनिया में आतंकवाद की रहनुमाई करता है, वह क्या धर्म हुआ? एक समय अभिन्न दोस्त रहे इजराइल और ईरान आज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आज उसका कारण ईरान का आतंकवाद और ईरान के आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल में खून खराबा और आतंकवाद फैलाना है। यह इंसानियत का नहीं, दरिंदगी का काम है। और आप कब तक दुनिया के लोगों से लड़ते रहेंगे? ईरान में बहुत पहले नहीं, लगभग 47 वर्ष पहले अर्थात 1979 तक धर्मनिरपेक्ष राजशाही थी। जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये फलता फूलता ईरान आज खंडर में तब्दील हो गया है। पर अभी भी ईरान के शासन में बैठे ईरान के भाग्य विधाताओं की धार्मिक कट्टरता गई नहीं है। दुनिया का एक देश अमेरिका को विकास का, दुनिया की ताकत का दादा समझता है। दूसरी तरफ ईरान अपने को इस्लाम का दादा, इस्लाम का ठेकेदार समझता है। संकट गहरा है। कई बार तो ये लगता है कि कहीं प्रकृति अपना स्वाभाविक कर्म विनाश और विनाश के बाद नवनिर्माण का कार्य तो नहीं कर रही, पर मानवता, इंसानियत पर आए संकट, खासकर मुस्लिम देशों में जो इस युद्ध के कारण विनाश लीला रची गई है, उसको देखकर हृदय रोता है। ईश्वर से प्रार्थना है यह युद्ध जल्दी से जल्दी स्थायी संघर्ष विराम बने। दोनों देश अपनी अपनी दादागिरी और ठेकेदारी और अपनी धार्मिक कट्टरता को छोड़ दें, तभी दोनों देशों का सर्वाइव करना संभव है। खासकर ईरान की बात करें, जब तक ईरान को चीन और रूस का बैकअप है, तब तक तो ईरान इस युद्ध का मुकाबला करता रहेगा। पर जब ये दोनों देश चीन और रूस बीच ईरान के पीछे से हट जाएंगे, उस दिन ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। ईरान और अमेरिका नहीं हारेंगे इस युद्ध में। इस युद्ध में हारेगी मानवता। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल एक नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट्स, अपने विचार भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।